अगर कोई पिछली बार, अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर ली क्या निशा? निशा? जी सर, अभी स्टार्ट की। हाँ चलो, तो फिर बात करेंगे। अब आपने स्टार्ट कर दी। अब हम अगले अध्याय पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है भूधारी का। यहां हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि अध्याय 14, पुराना अध्याय 14 जो धारा 185 से 202 तक का था, वो अध्याय अब विलोपित हो गया है 2018 के बाद। अब वो अध्याय कौन सा था? वो था मोरूसी कृषक का। मोरूसी कृषक कौन से थे? जो भूमि स्वामी से भूमि धारण करते थे किसी न किसी स्वरूप, उनको मोरूसी कृषक, सामान्य परिभाषा अगर हम माने तो वो मोरूसी कृषक का। उस अध्याय को विलोपित करने के बाद उसके कुछ उपबंधों को थोड़ा सा परिवर्तित करके यहां रखा गया, अध्याय 12 में रखा गया। वो जो भूमि धारण करने वाले व्यक्ति थे, मोरूसी कृषक के रूप में भूमि धारण करने वाले थे, उन भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों को धारा 157 में भूधृति का वर्ग के नाम से कहा गया। भूधृति जो भूमि को धारण करने वाले व्यक्ति थे, वो भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों का एक ही अब वर्ग होगा। अब यहां मोरूसी कृषक आदि अलग अलग वर्ग नहीं होंगे, उनको भूमि स्वामी शब्द से संबोधित किया गया है। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो जिसकी स्वार्जित संपत्ति है या पैतृक संपत्ति है, जिनकी खुद की संपत्ति है, जिनको भूमि स्वामी माना गया है, वो अलग हो गए। दूसरे व्यक्तियों से भूमि धारण करने वाले, लैंड होल्डर से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति यहां भूधृति शब्द से संबोधित किए गए और उनको भी भूमि स्वामी माना गया है। ये धारा 157 में है। अब भूमि स्वामी में और यहाँ मूल भूमि स्वामी में और यहाँ के भूमि स्वामी में सामान्य समझने के लिए यही केवल अंतर है। ये भूधृतियों का वर्ग है। भूधृति यानी भूमि धारण करने वाले किससे? अन्य व्यक्तियों से, अन्य लैंड ओनर से जो भूमि धारण करने वाले थे। अब इसका स्पष्टीकरण धारा 158 में कहा है कि वो भूमि स्वामी होंगे। वो भूमि स्वामी कौन कौन से होंगे? संहिता के लागू होने के समय कुछ वर्ग ऐसे थे जो भूमि धारण करते थे अन्य लोगों से लेकर के। अब वो अलग अलग क्षेत्रों में थे। क्षेत्र शब्द में कल काफी डिस्कशन रात में हो गया था, और परिभाषा 2 में, परिभाषा वाले खंड 2 में क्षेत्र शब्द की परिभाषा दी गई है। वो क्षेत्र के अंतर्गत जो उस समय मध्य प्रदेश के समायोजन के समय, गठन के समय जो क्षेत्र थे, महाकौशल, विंध्य, मध्य भारत या सिरोंज, उन क्षेत्रों में जो भूमि धारण करने वाले व्यक्ति थे, उनके अलग अलग नाम लिखे थे रिकॉर्ड में, अलग अलग नामों से उनको संबोधित किया जाता। तो उसमें से किस रूप में दर्ज व्यक्ति को, किस नाम से दर्ज व्यक्ति को भूमि स्वामी माना जाए, ये परिभाषा धारा 158 में दी गई कि भूमि स्वामी कौन होगा। संहिता लागू होने के समय कुछ वर्गों के भूमि स्वामी जो भूमि धारण करते थे, कुछ वर्गों के व्यक्ति जो भूमि धारण करते थे, वो व्यक्ति अब संहिता लागू होने के समय, संहिता लागू होने के बाद भूमि स्वामी माने जाएंगे। कैसे? महाकौशल में भूमि स्वामी अधिकारों में जो भूमि धारण करते थे उनको भूधारक कहा गया है। वो भूमि के जो धारक हैं उनको यहां भूमि स्वामी माना गया है। जहां वो भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण करते थे, वो अब भूमि स्वामी माने जाएंगे। मध्य भारत में पक्का कृषक नाम से जो दर्ज थे, या माफी इनामदार रिकॉर्ड में दर्ज थे, या इनामदार छूट खातेदार के रूप में जिनका नाम दर्ज था रिकॉर्ड में, वो अब भूमि स्वामी माने। भोपाल क्षेत्र में जिनका नाम रिकॉर्ड में दखलकार के रूप में दर्ज था। विंध्य क्षेत्र में 55-45 कृषक के नाम से दर्ज थे, या निकुंजधारी दर्ज थे, या तालाब धारक दर्ज थे।
सिरोंज क्षेत्र में खातेदार कृषक या निकुंजधारी 2 शब्दों से जिनका रिकॉर्ड में नाम दर्ज, वो लोग भूमि स्वामी माने जाएंगे। उन वर्गों को अब भूमि स्वामी का दर्जा दिया गया है। धारा 158 की उपधारा 2 में देशी रियासतों के देशी राज्य जो उस समय संचालित थे, उनके शासकों के द्वारा जो भूमियां धारण की जा रही थी, उनके भूमि स्वामी अधिकारों का उल्लेख किया गया कि संहिता के लागू होने के समय मध्य प्रदेश में जो देशी राज्यों के शासक, देशी रियासतों के शासक भारत सरकार के साथ हुई संविदा के आधार पर भूमि स्वामी जो माने गए थे और भूमि स्वामी के रूप में जो दर्ज थे, उनको संहिता लागू होने के बाद भी भूमि स्वामी माना जाए। इसके अलावा इस धारा में एक पट्टे की परिभाषा दी गई है कि जो लोग 1992 के संशोधन के पूर्व भूमि स्वामी अधिकार में पट्टे धारण करते थे या 1992 के बाद भूमि स्वामी अधिकार में जो पट्टे धारण कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी यहाँ पर भूमि स्वामी के रूप में माना गया है। ये थोड़ा सा अलग उपबंध जोड़ा गया है। यहाँ हमें धारा 158 की उपधारा 3 को थोड़ा सा विशेष रूप से देखना पड़ेगा। ये उपधारा 3 अभी जोड़ी गई है। इस उपधारा में नया प्रावधान 12 फरवरी 2020 के संशोधन के द्वारा किया गया है। भू-राजस्व संहिता का 12 फरवरी 2020 का संशोधन आप विशेष रूप से देख लें। उसमें धारा 158 की उपधारा 3 का जो परंतुक है वो जोड़ा गया है। उस परंतुक में ये कहा गया है कि परंतु निम्नलिखित में से निम्न श्रेणी में आने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसा व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि अंतरित नहीं करेगा और उसके पश्चात धारा 165(7) के अनुसार अनुमति प्राप्त कर ऐसी भूमि अंतरित करेगा। यहाँ जो भूमि स्वामी माने गए हैं, जिनको पट्टे से भूमि प्राप्त होती है, वो व्यक्ति 10 साल तक पट्टे की भूमि को अंतरित नहीं करेंगे और उसमें भी अंतरित करने के लिए 6 कैटेगरी बताई। उस कैटेगरी के अलावा कोई व्यक्ति अंतरित नहीं कर सके। अब वो 6 कैटेगरी जो बताई है, वो व्यक्ति भी 10 साल तक अंतरित नहीं कर सकेंगे, उस कैटेगरी वाले भी। और वो कैटेगरी वाले व्यक्ति भी या संस्थाएं भी अगर अंतरित करेंगे, भूमि को अंतरण करना चाहेंगे, तो उनको 165(7) के अनुसार कलेक्टर की अनुमति लेनी। 165(7) स्पष्ट कहती है कि कोई भी शासन से प्राप्त भूमि जब अंतरित की जाएगी तो कलेक्टर की अनुमति से ही अंतरित होगी। यहां विशेष उपबंध दे दिया गया है कि जो व्यक्ति शासन से भूमि धारण करते हैं वो 10 साल तक अंतरण नहीं करेंगे और 10 साल के बाद भी अंतरण करेंगे तो 165(7) के पालन में कलेक्टर से अनुमति लेकर के अंतरण करेंगे। और अंतरण करने के लिए सब व्यक्ति अधिकृत नहीं होंगे। शासन से सब प्रकार के भूमि धारक अंतरण के लिए सक्षम नहीं होंगे। अब केवल इस कैटेगरी के व्यक्ति ही अंतरण कर सकते हैं। अब उसमें ये 6 कैटेगरी दी है, इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना कि कुछ साधारण खंड अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित अधिकारी हैं, नगर और ग्राम निवेश है जिनको भूमि दी गई है, या अन्य योजना प्राधिकरण है जिनको भूमि दी गई है, गृह निर्माण मंडल है, या सरकारी कंपनी ऐसी कोई कंपनी जिसमें सरकार का शेयर 51% से अधिक है जिसको भूमि दी गई है, या नीलामी में जिसने भूमि स्वामी अधिकार में भूमि प्राप्त की है, या राज्य सरकार की कोई ऐसी सत्ता जिसे भूमि स्वामी अधिकार में भूमि आवंटित की गई है। ये 6 प्रकार की कैटेगरी की संस्थाएं या भूमि के धारक केवल 10 साल के बाद भूमि अंतरण कर सकते हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति अंतरण नहीं कर सकेगा। पट्टे की भूमियों का अब अंतरण का जो अधिकार था वो सीमित कर दिया गया है। शासन से प्राप्त भूमियों को अंतरण की अधिकारिता सीमित कर दी गई है 12/2/2020 के संशोधन से। इस संशोधन को विशेष रूप से आपको समझना इस संदर्भों में चाहिए। भूमि स्वामी पर देय भू राजस्व जो है
उसके संबंध में धारा 159 में प्रावधान किया गया है। धारा 159 में ये कहा गया है कि यदि यहाँ जो भूमि स्वामियों का वर्ग दिया है उसी के संदर्भ में है, ये स्वत्व वाली भूमियों के संबंध में नहीं है। ये भूमि स्वामियों का वर्ग जो इस अध्याय के अंतर्गत दिया है उसके संबंध में ये विशेष प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो इन भूतृतीय अधिकारों के अधिकार अधीन भूमि स्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है, वो पहले उस भूमि स्वामी स्वामित्व के बदले में या तो लगान देता रहा है, जिसका वो मौरूसी कृषक रहा है पहले, जिसकी ओर से स्वामी था, तो अपने मूल स्वामी को वो या तो लगान देता रहा या उसमें भू राजस्व देता रहा है। अगर वो लगान देता रहा है तो लगान के बराबर, और भू राजस्व देता रहा है तो भू राजस्व के बराबर इस पर भू राजस्व नियत होगा। अब वो शब्द भू राजस्व से परिवर्तित कर दिया गया और यहां उसको भू राजस्व के रूप में भुगतान करना होगा। ये प्रावधान इसमें दिया गया है। यहां भू राजस्व की देर का जो हमने धारा 58 के अंतर्गत पढ़ी थी वो सामान्य भूमि स्वामित्व के संबंध में थी। ये इस विशेष वर्ग के संबंध में है कि यदि वो पूर्व से लगान देता रहा तो उसके बराबर, और पूर्व से भू राजस्व देता रहा तो उसके बराबर उसको भू राजस्व का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। भू राजस्व का भुगतान करने से कुछ छूट जो पहले दी गई थी संहिता प्रारंभ होने के समय, वो छूट अब नहीं रहेंगी। ये धारा 160 में प्रावधान किया गया है। धारा 160 में कहा गया है कि संहिता प्रारंभ होने के समय जिन वर्गों को भी छूट दी गई थी वो छूट अब प्रतिसंहरित की जाती है, छूट वापस ली जाती है। ये प्रावधान इसमें कहा गया है। इसमें एक छोटा सा विशेष प्रावधान दिया गया है 160 में कि कोई धार्मिक, सार्वजनिक या पूर्त संस्था जिसको पहले से माफी में या इनाम में कोई भूमि दी गई थी, भू राजस्व की छूट दी गई थी, उसको वो छूट तो अब लागू नहीं होगी, लेकिन उसको वार्षिकी के रूप में कोई राशि शासन द्वारा दी जा सकेगी। अब वो वार्षिकी की जो राशि दी जाएगी उसकी शर्त ये है कि वो जितनी छूट भू राजस्व में दी गई उतनी सीमा तक ही दी जाएगी। और एक और प्रावधान दिया गया है कि ये जब वार्षिकी की छूट का कोई आवेदन राज्य सरकार के समक्ष लंबित होगा तब तक उसको भू राजस्व जमा करने से छूट दी गई। उस समय तक वो भू राजस्व जमा न करे, ये छूट दी गई है। जब उसकी वार्षिकी के प्रकरण का निराकरण हो जाएगा तो या तो वार्षिकी में प्राप्त राशि को भू राजस्व में जमा कर देगा, या वार्षिकी स्वीकृत नहीं होती है तो उसको भू राजस्व देना होगा। ये सामान्य प्रावधान धारा 160 में किया। धारा 161 में भू राजस्व में कमी की अधिकारिता बताती है कि भू राजस्व में कमी करने की अधिकारिता कलेक्टर को होगी। अब कलेक्टर किन कारणों से भू राजस्व को कम कर सकेगा, ये प्रावधान धारा 161 में दिया है कि कोई भी भूमि खेती के अयोग्य हो गई, सिंचाई के साधन की पहले थे उस पर सिंचाई के साधन अब नहीं रहे, और भू राजस्व सिंचित क्षेत्र का लगा था, नियत दर या नियत दरों से अधिक भू राजस्व नियत हो गया, वहां की दरें कुछ हैं और इस पर ज्यादा हो गया, या भूस्वामी का क्षेत्रफल कम हो गया किसी कारण से, और ये जो छूट इन कारणों से कलेक्टर दे रहा है और बाद में वो छूट के कारण मान लो मौजूद नहीं रहे, मान लो सिंचाई नहीं रही, इस आधार पर भू राजस्व कम किया गया और बाद में फिर सिंचाई होने लगी, तो फिर से वो दोबारा वो पुराना ही भू राजस्व नियत हो जाएगा। जो कमी कलेक्टर द्वारा की गई है वो कमी वापस ले सकेगी और पुराना भू राजस्व नियत हो सकेगा। धारा 161 में ये प्रावधान किया गया है। धारा 164 बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसमें न्यागमन के संबंध में कहा गया है कि न्यागमन क्या हो। न्यागमन का मतलब है उत्तराधिकार या अंतरण। किसी भी भूमि स्वामी के द्वारा जो भूमि धारण की जाती है वो भूमि उसके उत्तराधिकार में किस प्रकार अंतरित होगी, ये न्यागमन कहलाता है। वो उत्तराधिकार में किसको जाएगी या उसके मरने के बाद किसको जाएगी, ये न्यागमन है। ये न्यागमन कोई भी भूमि स्वामी जिस वर्ग का है, जिस समाज का है, जिस जाति धर्म का है, उसके ऊपर जो विधि लागू होती है, उसके ऊपर जो कानून लागू होता है, उसके समाज का, उसके धर्म का, उसकी विधि के अनुसार अंतरित होगी।
उसकी स्वीय विधि के अनुसार, खुद की पर लागू होने वाली विधि के अनुसार वो अंतरित होगी। वो चाहे विरासत में जाए या उत्तरजीविता में जाए या फिर वसीयत के आधार पर जाए, किसी भी तरीके से जब वो अंतरित होगी तो उसकी खुद की विधि के अनुसार ही अंतरित होगी। ये सामान्य नियागमन का सिद्धांत दिया गया है। धारा 165 और 165 से लेकर के 170 वाली धाराएं जो हैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। इन धाराओं को हम शाम की क्लास में पढ़ेंगे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको थोड़ा सा गंभीरता से समझा जाना है। और मुझे लग रहा है कि अब 1.5 घंटे का समय हो गया। इस 1.5 घंटे के समय में उतनी गंभीरता जितनी होनी चाहिए, हम लोग उस गंभीरता की लेवल पर भी नहीं है। इसलिए धारा 165 से 180 तक का ये जो अध्याय है, इसको हम शाम की क्लास में चर्चा करेंगे।